नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तेजी से बदलते घटनाक्रम और अगले जो विधानसभा चुनाव के पहले लोगों का, राजनीतिक नेताओं का और विधायकों का दल बदल या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जहां जीत की संभावना है वहां जाने का सिलसिला। और इस सिलसिले की ताजा कड़ी में बीएसपी के कुछ विधायकों की जो ताजा गतिविधियां हैं, जिसके आधार पर ये माना जा रहा है कि बीएसपी में एक तरह से एक बगावत होने की संभावना है, एक तरह की बगावत हो गई है। पिछले कुछ दिनों में बीएसपी के विधायकों ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनसे गुपचुप मुलाकात भी हुई, प्रत्यक्ष मुलाकात भी हुई। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा साफ संकेत नहीं मिले, लेकिन कुछ विधायकों ने ये भी कहा कि वो अलग दल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ विधायकों ने कहा कि वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि बहन जी जो उनके साथ न्याय करें। और कुछ विधायकों ने ये कहा कि वो अगला चुनाव जो है, इस तरह के संकेत उन्हें मिल गए कि वो बीएसपी के बजाय समाजवादी पार्टी के टिकट पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प रणनीति उत्तर प्रदेश में अलग अलग राजनीतिक जो नेता हैं और जो विधायक हैं उनके द्वारा चलती दिखाई दे रही है। लेकिन जो इस पूरे घटनाक्रम की जो सबसे जहां जो अहम कड़ी है वो बीएसपी है, यानी कि मायावती की बीएसपी। और मायावती की बीएसपी के साथ उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो ये 2017 का जो विधानसभा चुनाव है वो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। उनके विधायकों की संख्या सबसे कम रही और उसके बाद भी उन विधायकों में से कई विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निलंबित किया गया। 2 विधायक पहले हुए, उसके बाद 7 विधायकों को, उसके बाद 2 और विधायकों को अभी हाल में, जो पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते थे, उनके साथ पार्टी ने निलंबन और निष्कासन की कार्रवाइयां की। तो क्या इसके राजनीतिक मायने हैं? किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में अगला जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए किस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में ये घटनाक्रम जाता दिखता है, या ये सिर्फ अपनी जो दावेदारी है विधानसभा पर किसी भी तरह से कब्जा बना रहे पार्टी, चाहे कोई हो, चुनाव जीतने की कोशिश भर है? इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा। साथ ही हमारे साथ बीएसपी से पहले जुड़े रहे और इस वक्त एक दलित चिंतक के रूप में समाज में काम कर रहे अनुभव चक है, उनसे भी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अतुल जी आपसे समझना चाहता हूँ, जिस तरह से घटनाक्रम अभी शुरू हुआ है और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक विधायकों की समाजवादी पार्टी के नेता से मुलाकात हुई है, बीएसपी के विधायकों की अलग अलग तरीके से मुलाकात हुई है, मायावती ने कई तरह के ट्वीट किए हैं, इस सबके किस तरह के राजनीतिक मायने आप देखते हैं? देखिए, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो ये है कि बीएसपी इस वक्त कमजोर है। अब अगर हम लोग सिर्फ संख्या को देखें तो उनके पास 7 विधायक बचे हैं, उसमें से भी एक जेल में है। तो या तो ये पूरी तरह से मायावती एक नई शुरुआत करना चाहती, सबको निकाल करके फिर नए लोगों को टिकट दे करके अपने हिसाब से, और नहीं तो इसमें से ऐसे होंगे, उसकी भी संभावना है। जितने हैं अभी 5, कल के उससे पहले के कुल मिला के 11 शायद विधायक हैं जी। उसमें से कितने समाजवादी पार्टी जाते हैं और कितने वापस आ जाएंगे बहुजन समाज पार्टी में, ये देखना है। जी। हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, बीएसपी को राइट ऑफ कर रहे थे और उसकी 2 वजह थी। एक तो ये है कि क्या हो रहा है पार्टी में किसी को कुछ पता नहीं था, अलावा इसके कि विधायक और पूर्व विधायक उसमें से निकाले जा रहे हैं।
और दूसरा ये जो एक ठप्पा लग गया है, गलत या सही, कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब दोनों ही सूरतों में जब तक पार्टी की तरफ से बिल्कुल क्लियर कुछ इंडिकेशन नहीं मिलता है, तब तक ये माना जाएगा कि पार्टी कमजोर है। लेकिन पार्टी ये भी नहीं है कि बिल्कुल निष्प्राण है। जो इन लोगों ने एग्रीमेंट पंजाब में अकाली दल के साथ किया है, 20 सीट्स मिली हैं, 31% वहां पर दलित वोट है, और अभी शायद 20 से कुछ सीट्स बढ़ जाएं। बीएसपी चाह रही कि दोआब रीजन में उनको ज्यादा मिल जाए, क्योंकि वहां पर दलित वो बाहुल्य क्षेत्र है। तो रणनीति कुछ बन रही है बीएसपी की। लेकिन फिर ये देखना होगा कि देखिए, अभी तो किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसलिए अकाली दल भी बीजेपी से नाराज है। अगर चुनाव आंदोलन खत्म हो जाता है और लोकसभा चुनाव आते आते फिर अकाली दल का सपोर्ट बीजेपी मांगती है, तो क्या दोनों लोग चले जाएंगे बीजेपी के पक्ष में आउटसाइड सपोर्ट देने के लिए, या जैसे अभी तक चल रहा था? तो रणनीति क्या होगी, इसके बारे में समझना होगा। लेकिन फिलहाल हम ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो कमजोर स्थिति में, सबसे कमजोर कड़ी अगर हम मानेंगे तो वो बहुजन समाज पार्टी को मानेंगे यूपी में। तो आपने कांग्रेस से बेटर है बस। जिस तरह से पंजाब की बात की आपने, लेकिन पंजाब की स्थितियां, वहां पर अकाली दल के लिए क्या संभावनाएं हैं? बीजेपी का उनका दोस्ताना टूट गया है और उनके लिए मुझे नहीं लगता कि इस जो बसपा से उनका जो समझौता है, इसके उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी तरह के कोई असर होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा निश्चित तौर पर, कांग्रेस तो पिछले काफी वक्त से सिर्फ नाम की राजनीतिक पार्टी है, लेकिन जो तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तियां उत्तर प्रदेश में इस समय दिखती हैं, उसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा है। हालांकि 2007 की जीत के बाद 2007 में चौथी बार मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पार्टी का ग्राफ लगातार गिरा है। और ये जो मौजूदा 2017 की विधानसभा थी, उसके जो नतीजे हैं, वो नतीजे भी बहुत आशाजनक नहीं रहे। और उसके बाद जिस तरह से लगातार पहले पार्टी अपने विधायकों को, पार्टी को निलंबित करना पड़ा, 2 विधायकों से बात शुरू हुई, फिर 7 विधायकों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ और एक पूंजीपति के पक्ष में एक दलित उम्मीदवार को पराजित करने की भूमिका निभाई, इसलिए उनको पार्टी ने निलंबित किया। और अभी जो अचानक पिछले महीने जिस तरह से लालजी वर्मा और रामअचल राजभर की पार्टी ने उनको निष्कासित किया, ये बहुत बड़ा झटका था। हालांकि इसके बारे में भी मायावती ने यही उनकी तरफ से बयान आया कि वो, ये दोनों लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे। तो शरद जी, जो परिस्थितियां हैं उनमें जिस तरह से बीएसपी, पहले तो बीएसपी इस 2017 वाली विधानसभा में बहुत कमजोर हालत में आई, उसके बाद विधायकों को पार्टी को हटाना पड़ा, निलंबित करना पड़ा, निष्कासित करना पड़ा। आपको लगता है कि बीएसपी के लिए जो अगला विधानसभा चुनाव है, उसके लिए किसी तरह की संभावनाएं, पहले और दूसरे स्थान पर आने की किसी तरह की संभावनाएं अभी बची हैं, या बीएसपी के लिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नीचे से दूसरा या नीचे से पहला स्थान ही बचा रह गया? मेरे हिसाब से तो बसपा में बसपा की कोई पोजीशन बची नहीं है, क्योंकि मायावती ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है पिछले कई महीनों से जो उनकी गतिविधियां चल रही हैं, उससे काफी स्पष्ट हो गई है ये बात कि मायावती ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है भाजपा के सामने। और वो कहा यह जाता है, मान लो काफी मानते हैं इस बात को, कि ये इसलिए मुमकिन हो सकता है क्योंकि मायावती के खिलाफ जिस तरह से सीबीआई और ईडी के तमाम केसेस उनके और उनके भाई के नाजायज दौलत को लेकर के जो चल रहे थे, वो मामले काफी पुख्ता हो चुके हैं, और भाजपा के लिए उनको धमका देना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जिस तरह की राजनीति आजकल होती है, उसमें इस तरीके के हथकंडे
सब अपनाते हैं। जो भी पार्टी पावर में होती है वो पूरे जोर शोर से इस्तेमाल करती है, ब्लैकमेल करती है, थ्रेटन करती है, धमकी देती है। और इसमें मायावती का उनके सामने सरेंडर कर देना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मायावती ऐसा लगता है जैसे उनको अब ये लगने लगा है कि वो अपनी इनिंग्स प्ले कर चुकी है। अब जब वो आदमी, या जब क्रिकेट में जैसे आप खेलते हैं और रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, तो ये वही वाली स्थिति में आ गई हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, जो मायावती की पार्टी के पास पावर थी किसी जमाने में, और मायावती का जो रवैया हमेशा रहा है, अग्रेसिव वाला, धावा बोलने वाला और हल्ला बोलने वाला जो है, वो पूरे तेवर खत्म हो चुके हैं। अब वो ट्विटर पे या प्रेस नोट पे जिंदा है, और बाकी ऊपर वाला झोली में डाल देता है। जैसे कि पंचायत इलेक्शन में बिना कुछ करे उनको तीसरी पोजीशन मिल गई। वो अलग बात है, अभी भी लोग, पुराने लोगों को, जिनको निष्ठा है, जिनको विश्वास है, और एक जाति विशेष का सपोर्ट जो बना हुआ है, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगता है उन्हें कि नहीं, यही हमारी रहनुमा है। लेकिन रियलिटी यही है कि मायावती का सपोर्ट बेस काफी कुछ खत्म हो चुका है। और ये इसकी शुरुआत राष्ट्रीय राजनीति में दिखने लगी थी 2014 से, जब उनका वोट बेस का एक बड़ा सेक्शन चला गया था नरेंद्र मोदी के पीछे, और वही सिलसिला जारी रहा है। आप देख चाहिए, ग्राफ गिरता जा रहा है मायावती का जी। और आज की डेट में ये उम्मीद कर रहा कि मायावती किसी प्रकार से 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने आप को, अपनी पार्टी को एक इस रूप में ला पाएंगी कि वो टक्कर दे रही बस बीजेपी को, ये नामुमकिन सा लगता है जी। और यही कारण है कि बसपा और सपा में किसी प्रकार का गठबंधन भी नहीं हो सकता है। हालांकि अभी तक जो प्रक्रिया, जो हालत रही है, वो सपा में भी कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। अखिलेश यादव भी घर में दरवाजे में बंद बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों से, जब से ये बसपा वाले उनके यहाँ पहुंचे, और जाहिर है कि उन्होंने बुलाया होगा उनको, जो विधायक, जो लोग निकाले गए मायावती द्वारा, निष्कासित किए गए, तो अब लग रहा है कि हाँ, अखिलेश यादव, क्योंकि ऑपोजिशन, नहीं तो कांग्रेस तो डेड है, कांग्रेस की तो कोई गिनती ही नहीं होती है जी। तो अखिलेश के यहाँ कुछ कार्रवाई शुरू हो गई है, वो पटरी पे वापस आते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए कितना टाइम लगाते हैं, उन्होंने भी बहुत समय आराम किया है। तो लेकिन मायावती की अभी भी स्थिति वही है, एक पेपर टाइगर कह सकते हैं आप, कि कभी प्रेस नोट जारी कर दिया, आजकल सोशल मीडिया, ट्विटर हो गया है, तो वो कर देती है, वरना उनके इस तरफ से कोई भी सीरियस कदम नहीं है जो अपने आप को आज वो एक ऑपोजिशन पार्टी के रूप में असर्ट कर सके या दिखला सके। बिल्कुल, एक तरह से साफ दिखता है कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों ही एक तरह से जनता से कटी हुई राजनीति कर रहे हैं। दोनों के पास अपने लोगों से, विधायकों से मिलने का वक्त नहीं है। दोनों ही सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि बीएसपी की तुलना में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, इसलिए उनका अब थोड़ा अपर हैंड है। लेकिन अनुभव जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, बीएसपी का जो सत्ता में आने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो एक राजनीतिक बदलाव तो था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बड़ा सामाजिक चेतना लाने वाला काम भी था। दलित समाज को पहली बार उसने सत्ता में, जो मुख्यमंत्री का पद उनकी नेता को मिला, उस सत्ता में भागीदारी जिस तरह से मिली, उसने समाज के एक बड़े हिस्से को एक खास तरह के आत्मगौरव की अनुभूति दी और आगे बढ़ने की ललक समाज के अंदर पैदा की। लेकिन आज जिस परिस्थिति में बीएसपी जा रही है, हम देखते हैं न तो संगठन के तौर पर मायावती पार्टी के लिए वैसा काम कर पा रही है जैसा पिछले जमाने में हुआ करता था, जब तक कांशीराम थे, या उसके बाद के वक्त में भी, जब मायावती के हाथ में पूरी बागडोर थी, तब भी जिस तरह की सांगठनिक शैली थी, जिस तरह से काम होता था, वो होता नहीं दिख रहा। और राजनीतिक तौर पर तो बिल्कुल कोई एजेंडा ऐसा दिखता ही नहीं। ना आप केंद्र सरकार के खिलाफ दिखाई देते, ना आप राज्य सरकार के खिलाफ दिखाई देते। अनेक बार सामाजिक मुद्दों पर भी आप सरकार के समर्थन में
ट्वीट करते हुए इस तरह से दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो घटनाक्रम अभी चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश के दलित समाज को उसकी जो एक चेतना का विकास हुआ था, उसको क्या ये पीछे ले जाने वाला कदम है? इसके किस तरह के सामाजिक प्रभाव होंगे? गोविंद जी, जो आपने बात कही, उस बात को आगे बढ़ाने से पहले ये समझने की जरूरत है कि जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम साहब द्वारा की गई, तो वो किस मिशन के तहत की गई। काशीराम साहब का मिशन पूरी तरीके से था कि बहुजन समाज को सत्ता तक पहुंचाना, और बहुजन समाज का मतलब उससे पूरी तरीके से दलित, पिछड़े और मुस्लिम थे। पूरी तरीके से उनका ये मानना था। और दलित का मतलब सिर्फ जाति विशेष नहीं था, उसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व था। बैकवर्ड की भी अच्छी खासी संख्या थी, मुस्लिम समाज का भी था। बार बार जो बात भाजपा की करी गई, बड़ी अचरज की बात है। काशीराम साहब के जीवित रहते भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार मिलकर सरकार बनाई गई, लेकिन एक बार भी ना तो दलित वर्ग बसपा से कटा, और न मुस्लिम समाज जो जुड़ा हुआ था वो भी बसपा से कभी कटा। क्योंकि सबको ये विश्वास था कि काशीराम साहब अगर समझौता कर रहे हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए होगा, और ये उन्होंने करके दिखाया भी। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करते बसपा नहीं दिखाई दी, बल्कि 3 बार सरकार भी जबकि उसने बनाई थी। इससे पहले भी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पैनल में भी सभी वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक टूटते रहे और बड़ी संख्या में टूटे हैं। सबने इस चीज को देखा है, चाहे वो 95 का समय रहा हो, चाहे 2003 का समय रहा हो। उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखाई देता है कि बहुजन समाज पार्टी से जब कोई व्यक्ति टिकट पाकर विधायक बन जाता है, वो विधायक तो बन जाता है, लेकिन अगली बार उसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये कतई पक्का नहीं होता है। क्योंकि जिस समय टिकट की बात आती है तो फिर से उसको ABCD नए सिरे से पढ़नी पड़ती है। उसको अभी उन्हीं मानकों को पूरा करना पड़ता है जो नए किसी कैंडिडेट को जो आ रहा होता टिकट का प्रार्थी होता, उसको मानक रेस में जो लगना पड़ता है। तो इस कारण से जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक और सांसद जीतते रहे हैं, वो चुनाव आने के दौरान जैसे चुनाव नजदीक आता है वो टूटते भी रहे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन ये पहली बार जरूर हो रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा का बहुजन समाज पार्टी में स्थापित होना, काशीराम साहब का जाना, और उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोटर था उसका धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी से खिसक जाना, ये बहुत चिंता का विषय। और इसकी पहली दस्तक 2007 में जरूर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की, और काशीराम साहब की अक्टूबर 2006 में डेथ हुई थी। लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट था उसने अपने आप को कहीं ना कहीं से ठगा हुआ महसूस करा। उसने ये देखा कि कैसे सतीश चंद्र मिश्रा अपने परिवार के लोगों को 21-21 लाल बत्तियां दिला रहे हैं, कैसे उनके कहने पर पूरी सरकार चल रही है। और उसकी पहली जो चेतावनी थी 2009 का लोकसभा चुनाव था। आप सभी ने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। समाजवादी पार्टी पहले पे थी, कांग्रेस दूसरे पे थी। दूसरी दस्तक 2012। अनुभव जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की डेट में समाजवादी पार्टी में डोमिनेट कर रहे हैं सतीश मिश्रा, और यही कारण है कि ये जो विधायक निष्कासित किए ये भी इन्हीं के कहने पे किए गए हैं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी में जैसे ही सतीश चंद्र मिश्रा का आगमन हो, क्योंकि उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में चाहे जितना बड़ा नेता सबके साथ समान व्यवहार होता, सबको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। अगर कोई अंदर जा रहा तो सभी के जूते चप्पल उतरते थे, सभी की तलाशी होती थी, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही परिवार के व्यक्तियों को इतनी बड़ी संख्या में लाल बत्तियां दी गई हो। मेरा कहना यह है कि 84 से जो बहुजन समाज पार्टी में डिवोटेड वर्कर रहा, और उसको काशीराम साहब के समय से के बाद स्थापित कर दिया गया पार्टी में एज ए लीडर। लेकिन शरद प्रधान जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको खुद ये पता है किसी नेता की ये हैसियत नहीं थी कि वो बगैर मानक को पूरा कराए किसी एक टिकट को भी कराने में सक्षम। विधानसभा लोकसभा तो बड़ी बात है, लालजी वर्मा और रामचल राजभर ये जो जिला पंचायती का चुनाव हुआ इसमें अपने समर्थकों को जिला पंचायत सदस्य की टिकट नहीं दिला पाए। एक तरफ तो आपने इतने बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी में बना दिए, और जब उनको बना दिया उनके समर्थकों का कोई उनसे एक ये हो गया, अपेक्षा हो गई। उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए जब दरवाजे पर समर्थक हजारों की संख्या में लाइन लगाते हैं, वो नेता अपने आप को लाचार महसूस करता है।
और उस समय जब वो टिकट नहीं दिला पाता तो कहीं एन के प्रकार दूसरी पार्टियों में से अपने समर्थकों को टिकट दिलाकर ये निर्दलीय जिताता है। जब निर्दलीय भी जिताएगा तो कहीं ना कहीं जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार है वो तो हारेंगे, तो आपको तो आरोप आ ही जाएगा कि आपने पार्टी विरोधी कार्य किया है, पार्टी से निष्कासन। तो ये जो मानक बहन जी ने अपने बनाए हैं, इसकी वजह से नेता तो गए ही गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था, जो आंख बंद करके सिर्फ हाथी को चुनाव चिन्ह देख के वोट देता था, वो खिसक गया। ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। ये विधायकों का जाना या सांसदों का जाना, कहीं बहुजन समाज पार्टी चिंता नहीं करी। काशीराम साहब तो कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी नेताओं को बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ से नेता बनिए और कहीं भी जाइए। उन्होंने कभी चिंता नहीं करी, खुल के कहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जिससे समाज का हित होगा मैं हमेशा उसके साथ अलायंस करूंगा, उसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था, उसने मायावती के प्रति उसके मन में अविश्वास पूरी तरीके से पैदा हो चुका है, और इसी कारण बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे दिखाई दे रही है। जो आपने बात करी कि कांशीराम कहते थे मुझे अपने समाज का हित देखना है और मैं किसी से भी समझौता करूंगा, कमोवेश राजनीतिक तौर पर मायावती ने भी यही किया। कांशीराम के न रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस से भी समझौता किया, उन्होंने सपा से भी समझौता किया। लेकिन जो आपने एक अभी बात की जो सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में, शरद जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, अभी जो विधायक जो बगावत के सुर दिखा रहे हैं, उन विधायकों में से 2 विधायकों ने ये कहा है कि हमें बहन जी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन पार्टी को जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं वो पार्टी को बिल्कुल खत्म करने पर आमादा हैं, पार्टी को खाक में मिलाने पर आमादा हैं, और हमको मायावती से बहन जी से किसी तरह की शिकायत नहीं है। आपको लगता है क्या जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं इसमें सतीश चंद्र मिश्रा की इतनी बड़ी भूमिका हो सकती है, वो इतना गुमराह मायावती को कर सकते हैं कि पार्टी इस तरह से रसातल की तरफ जाए, या फिर सतीश मिश्रा का भी हश्र बाकी के नेताओं जैसा आप देखते हैं जिनको बीएसपी ने इस्तेमाल किया और फिर वक्त आने पर बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया? देखिए, हर एक का वक्त होता है, और मुझे लगता है कि मायावती का वक्त पूरा हो चुका है जहाँ तक राजनीति का सवाल है, और कोई ना कोई कारण बनता है। इनके यहाँ कारण सतीश मिश्रा बने, ये मुझे इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं इस बात में, क्योंकि सतीश मिश्रा जब से इनकी पार्टी में आए, मायावती ने उनको अनड्यू इम्पोर्टेंस तो दी, और शुरू में ऐसा लगता था कि ये सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, लेकिन रियलिटी, इसकी पब्लिसिटी बहुत हुई, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ कि सब जगह से ब्राह्मण उनके पार्टी से जुड़ गए। जो जुड़े भी वो सतीश मिश्रा की वजह से अलग हो गए, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट था कि जैसा अनुभव भी अभी कह रहे थे कि सतीश मिश्रा, इन्होंने उतना खुल के नहीं बोला, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि सतीश मिश्रा ने पार्टी में जिस तरीके से परिवारवाद को बढ़ावा दिया, वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और मायावती उनके चाल में, मैं कहूँगा कि इस तरीके से फंस गई कि वो समझती थी कि वही उनके सबसे बड़े मसीहा हैं, क्योंकि वो तमाम जो केसेस उनके खिलाफ चलते थे मायावती के, वो सतीश मिश्रा किसी ना किसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटल होते थे उनको उससे निजात दिलाने में। चाहे वो बड़े बड़े वकीलों को करके, खुद वकील है लेकिन खुद नहीं लड़ते थे केसेस, वकील बड़े बड़े वो एंगेज करा करते थे, जो भी कोर्ट्स वगैरह से जो उनको रिलीफ मिला, सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार रिलीफ मिला उन्हें, तो उसमें उनका बड़ा रोल रहता था। वो कैसे करते थे भगवान जाने के, लेकिन वो करवा देते थे, और उसकी वजह से मायावती उन पे बहुत ज्यादा विश्वास करने लगी। उसका उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भरपूर फायदा उठाया, और अपना व्यक्तिगत फायदा किया, अपने परिवार का फायदा किया। और ये ठीक कह रहे हैं अनुभव कि अपने घर वालों को, इतने लोगों को तरह तरह के बेनिफिट्स दिलवाए जो शायद ना वो डिजर्व करते थे वो लोग, उनके परिवार के लोग, और ना ही वो पार्टी के स्ट्रक्चर में किसी तरीके से फिट बैठते थे। इससे जाहिर है कि पार्टी के जो कोर वर्कर है वो नाराज होगा। अब ये अलग बात है कि मायावती की तानाशाह रवैये की वजह से कोई बोल नहीं सकता था अंदर, और इस वजह से सतीश मिश्रा इस चीज का भी फायदा उठाते रहे, और नतीजा ये हुआ कि पार्टी धीमे धीमे बिल्कुल खत्म होती जा रही है।
और आज की डेट में जब पार्टी की ये स्थिति है कि उनके पास आज आप इलेक्शन करा लीजिए तो मायावती के पास सही लोग नहीं मिलेंगे। और अब मायावती का वो दौर नहीं रहा कि मायावती के नाम पे सारा वोट मिल जाए। तो यही वजह है कि लोग भगदड़ मच गई है, सबको दिखने लगा है। वही मैंने जो कहा, जब वक्त पूरा हो जाता है, चाहे कारण कोई बने, इस केस में सतीश मिश्रा बने, पार्टी का पतन हुआ है और आज की डेट में लोग भाग रहे हैं। और सब उनको और कोई दिखता नहीं है। कांग्रेस तो बिल्कुल मरी हुई है, नहीं तो इस टाइम पे बहुत सा दलित जो है कांग्रेस में भी जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को इस लायक नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी, जो एक विधायकों की संख्या है, अभी तक 11 विधायक ऐसे हैं जो एक तरह से पार्टी से अलग हो गए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये विधायक अभी अपना एक, हालांकि कुछ विधायकों ने कहा है कि वो अपना एक अलग दल बनाएंगे और लालजी वर्मा उसके नेता होंगे। जैसे ही 12 वो हो जाएं वैसे ही वो अपना अलग दल बताएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मायावती ने जो विधायकों का निलंबन किया है उसमें एक तकनीकी पेच फंसा है। जो 9 विधायक निलंबित पहले किए गए थे, 2 एक बार और 7 एक बार, उनके बारे में विधानसभा अध्यक्ष को किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है और वो पार्टी से निलंबित है, लेकिन पार्टी से बाहर नहीं है। वो पार्टी के विधायक के तौर पर काम करने के लिए बाध्य हैं। वो अलग दल के रूप में अलग स्वतंत्र विधायकों के तौर पर काम नहीं कर सकते। जबकि 2 लोग, लालजी वर्मा और जो राजभर जी हैं, रामाचल राजभर, उनको मायावती ने निष्कासित किया और उसकी सूचना भी विधानसभा अध्यक्ष को भेजी है। तो ये 2 विधायक तो स्वतंत्र हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब बाकी के जो 9 विधायक हैं वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। और ये मायावती का एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। हालांकि कुछ विधायकों ने ये भी कहा है, जो बागी विधायक है उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इस बात की भी कोई चिंता नहीं है कि बचे हुए 8-10 महीने हम बिना पद के भी रह लें। अगर हमको पार्टी की जो विधायक का पद है वो उससे इस्तीफा भी देना पड़े तो भी हम इसके लिए तैयार हैं, पार्टी में वापसी की गुंजाइश नहीं। आपको क्या लगता है कि ये किसी तरह का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है? इसको संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। एक तरह से आप इस बात को कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। और साथ में ये भी देखिए कि लाली वर्मा ने किसी भी नई पार्टी का अध्यक्ष बनने से मना कर दिया है जी। उन्होंने कह दिया अगर 12 हो भी जाते हैं तो भी हम नहीं अभी बनेंगे। तो वो भी अपना ऑप्शन जो है वो बचा के रखे हुए हैं कि अगर बहन जी से दोबारा बात होती है और वहां जाते हैं, क्योंकि वो काफी समय से बीएसपी में है तो वो रहना चाहेंगे वहां पर जी। और बाकी जो विधायक हैं वो दल अलग से बना पाने में तो सक्षम नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो थोड़े से विधायक हैं वही समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन अगर जाना था उनको तो अभी से क्यों नहीं चले गए? जब उनको निष्कासित कर दिया गया है तो वो जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है और कोई भी विधायक जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव जी, एक जो देखा गया है, जो ये विधायक हैं, जो 11 विधायक हैं, इनमें से अगर 2 विधायकों को छोड़ दें तो जो 9 विधायक हैं, रामवीर उपाध्याय और हापुड़ के विधायक को छोड़ दें तो बाकी के 9 विधायक पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश बसपा के लिए हमेशा गढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी थोड़ा बहुत चुनौती लेके आई है और जो भीम आर्मी है वो भी बीएसपी के लिए एक तरह की चुनौती पैदा कर रही है। तो आगे की राह बीएसपी के लिए आप क्या देखते हैं? बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, आज की तारीख में जो मुझे बीएसपी की स्थिति दिखाई देती है, जितना मैंने बहन जी को जाना है, वो पूरी तरीके से जो स्थापित नेता थे उनको साइडलाइन करने में लगी है। उनका ये प्रयास है कि जो अभी बात शरद जी कह रहे थे या और अतुल जी कह रहे थे कि कोई ऐसा, सतीश मिश्रा को इम्पोर्टेंस मिली, उसका सबसे बड़ा कारण एक तो ये था कि सतीश मिश्रा
कभी भी बहन जी के जो मिशनरी वोटर है उसको कैप्चर कर लेंगे, ऐसा खतरा बहन जी को नजर नहीं आया। जी जो जी दूसरे नेता थे सेकंड लाइन लीडर, उनको किनारे इसलिए करा गया, पर इसलिए कतरे करे गए कि कभी हम अगर ना रहे तो ये हमारे परिवार को किनारे करके कहीं पार्टी को कैप्चर ना करे। धीरे धीरे सभी के पर जी कतर दिए गए। जी जो जी भीम आर्मी और लोगों की आपने बात करी, भीम आर्मी एक मिशनरी संगठन के रूप में तो काम कर सकता है, लेकिन बसपा के लिए चुनौती नहीं बन सकता। जी उत्तर प्रदेश में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, आज भी जो पंचायत चुनाव के इलेक्शन हुए, बसपा का 15, 16, 17% जो वोट है वो अभी भी उसके साथ एक मुश्त है। बहन जी जिस तरीके से पहले काम करती रही हैं, कार्यशैली में कोई सुधार होने नहीं जा रहा है। वो उसी तरीके से टिकटॉक की जो मार्केटिंग करती थी कुछ पैसा वैसा लेके, वो उनका जी जारी रहेगा। मुझे ये दिखाई देता है। और जो विधायकों की जो 11 बात करी आपने, जिसमें से 9 और 7 वाला चक्कर जो है, जी उनको लेते समय भी अखिलेश जी भी इस बात को बहुत गौर फरमाएंगे कि इनका जो चुनाव जीतना हुआ था वो बसपा के टिकट हुआ था, इनका वहां पे जनाधार कितना है वो भी बड़ा मायने रखेगा। ऐसा ना हो कि जी अपने जनाधार वाले नेता को काट के आपने इनको दे दिया, उसका संतोष बस सपा को उठाना पड़े। और सतीश चंद्र मिश्रा, इनका रोल पूरी तरीके, जो शरद जी कह रहे थे कि किस तरीके से मैनेज कर लेते थे, अगर कड़े शब्दों में कहा जाए, ये बहुजन समाज पार्टी के अमर सिंह है। जिस तरीके से वो दलाली करते थे ये भी दलाली करते, उनके रहते सपा का वोटर नाराज होकर खिसक रहा था, नेता भाग रहा था, इनके समय में बसपा का भाग रहा है। दोनों का जनाधार कुछ नहीं था, लेकिन दोनों को इंपॉर्टेंस खूब मिली। अमर सिंह को किनारे करते सपा मजबूत हो गई, अगर बहन जी सतीश मिश्रा किनारे कर देती तो बसपा मजबूत हो जाती। चुनाव पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का भाजपा और सपा के बीच में ही होगा। हाँ, बसपा सीटें पाने में जरूर कामयाब होगी, उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, ये तो तय। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि जिस तरह से जो सतीश मिश्रा की भूमिका है, सतीश चंद्र मिश्रा की, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की थी। और ये भी देखने की बात है कि अभी भी जो दलित समाज है, जिस तरह के पंचायती चुनाव के नतीजे हैं, उनसे ये दिखता है कि दलित समाज में अभी भी बीएसपी के लिए किसी तरह का एक मोह तो बाकी है। ये बात अलग है कि मायावती लगातार इस तरह का काम कर रही हैं, इस तरह की राजनीति कर रही हैं कि वो ज़मीन से भी कटती जा रही हैं और जो पार्टी का जो संगठन है उससे भी कटती जा रही हैं। उन्होंने ही अखिलेश यादव के साथ चुनावी तालमेल किया था। अब उन्होंने ही अखिलेश यादव पर कल ट्वीट करके आरोप लगाया कि जिस तरह से ये विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ दिखता है ये समाजवादी पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता को, घृणित मानसिकता को दिखाता है। तो ये बिल्कुल एक तरह से दोहरा चरित्र है। और अगर बहुजन समाज को भी ये लगने लगे कि मायावती अब उनकी हितकारी नहीं रह गई, मायावती के लक्ष्य, मायावती की राजनीति के लक्ष्य उनके अपने परिवार और उसके इर्द गिर्द तक सीमित हो गए, तो निश्चित तौर पर जो वोट बैंक है वो भी कब तक बना रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आया राम गया राम के सिलसिले और चलेंगे और इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। बीएसपी के पास खोने को बहुत कुछ नहीं बचा है कांग्रेस की तरह, लेकिन जो बचे हैं उनमें भी कितने रह पाएंगे, ये आने वाले दिन हमें दिख सकता है कि उनमें से भी कुछ इधर उधर दूसरे दलों में अपनी जगह ढूंढें। फिलहाल इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अनुभव जी आपका बहुत धन्यवाद, शरद जी आपका धन्यवाद, अतुल जी आपका धन्यवाद। और अपने दर्शकों से हम आह्वान करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो द फ्री प्रेस के इस कार्यक्रम आपकी बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो विचार हैं, अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी जो सुझाव हैं, उनसे हमको अवगत कराते रहें ताकि हम और बेहतर तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता की इस अलग को आगे बढ़ा सकें, आपके लिए, समाज के लिए काम करने की अपनी कोशिश को जारी रख सकें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।